नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड MPSC 003 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला के भाग 2 पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में 4 प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए थे। मैं आशा करता हूँ वो वाला भाग आपने जरूर देखा होगा और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी आए होंगे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एडमंड बर्क के प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध की आलोचना का परीक्षण कीजिए। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एडमंड बर्क ने जो प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना की थी और जो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आलोचना की थी, आप उसके परीक्षण कीजिए, आप उसकी जांच कीजिए। तो देखो, अगर आप एडमंड बर्क के बारे में पढ़ोगे तो ये जो एडमंड बर्क है, ये इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है, बहुत बड़े राजनीतिक चिंतन है और इनका संबंध किससे है? इंग्लैंड से है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा था। यानी कि एडमंड बर्क ने अपने टाइम पर किसको देखा था? फ्रांसीसी क्रांति को। अब जिन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति को देखा तो ये इसके विरोध में हो गए। इनका मानना था ऐसी क्रांति होनी नहीं चाहिए, वो ऐसी क्रांतियों के खिलाफ थे। तो इस प्रकार से एडमंड ने ना क्या करा है? फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया है और उन्होंने एक किताब लिखी है अपनी, जो कि बहुत ही फेमस किताब है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस नाम की जो इनकी किताब है, इस किताब में इन्होंने नेचुरल राइट्स यानी कि प्राकृतिक अधिकारों और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया है, उसको आलोचना इन्होंने की है। आप सभी जानते हो प्राकृतिक अधिकारों की थ्योरी क्या कहती है? कि प्राकृतिक अधिकारों की थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है और यह अधिकार किसी कोई भी हमसे नहीं छीन सकता, कोई भी सत्ता हमसे नहीं छीन सकती। अगर कोई भी सत्ता हमसे हमारे प्राकृतिक अधिकार छीन रही है तो उस सत्ता को ही परिवर्तित कर दो और उसके लिए अगर तुम्हें क्रांति भी करनी पड़े तो कर दो। लेकिन जो एडमंड बर्क है वो इस सिद्धांत को नहीं मानता। ठीक है, और आप सभी को पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो प्रसिद्ध नारा था वो क्या था? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। दूसरी बात है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ये कहती है कि जो सरकार का निर्माण किया गया है ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया है, जिसमें सरकार का काम होता है जनता की सुरक्षा करना। और जो बर्क है वो इस थ्योरी को भी नहीं मानता है। तो इस प्रकार से बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध की आलोचना करी है और ये आलोचना उसने अपनी कौन सी किताब में करी है? रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है भाई, अब हम उसकी आलोचना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बर्क ने प्राकृतिक अधिकारों को आदर्शवादी बताया है, यानी कि आइडियलिस्टिक अप्रोच बनाया है। उसने कहा जो प्राकृतिक अधिकारों की आप बात करते हो ना, कि वो अधिकार जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उसकी रक्षा हमें करनी ही चाहिए, कोई व्यक्ति उस अधिकारों को नहीं छीन सकता हमसे, ये सब बातें ना कहने में बहुत बढ़िया लगती हैं। वो ये कहता है एडमंड बर्क कि प्राकृतिक अधिकारों की धारणा सिर्फ सैद्धांतिक है, इसे रियलिटी में लागू करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि सोचना बहुत अच्छा लगता है कि ये चीज़ें ऐसे हो जाएं, बट रियलिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि उसे ज़मीन स्तर पर लाना बहुत मुश्किल है, ग्राउंड लेवल पर लाना बहुत मुश्किल है। तो बर्क ये कह रहा है कि जो नेचुरल राइट्स की थॉट है, नेचुरल जो राइट्स की आइडियोलॉजी है, ये आइडियलिस्टिक है, यानी कि आदर्शवादी है, सोचना बहुत अच्छा है इसके बारे में। ये सैद्धांतिक है, यानी कि सिद्धांतों में तो अच्छी लगती है बट व्यवहारिक जीवन में लागू करना बहुत ही कठिन है। क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों का जो विचार है वो समाज को अस्थिर करता है। क्योंकि जिस भी देश में जहाँ के लोग अगर प्राकृतिक अधिकारों की बात करेंगे कि हमें यह अधिकार प्रकृति से मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रकृति से मिला है, कोई इस पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, संपत्ति का अधिकार हमें प्रकृति से मिला है, कोई इस पर नियंत्रण नहीं लगाएगा, तो ये जो विचार होता है ना वो समाज को अस्थिर कर देता है। क्योंकि यह व्यक्ति को अपने अधिकारों की असीम और निरंकुश मांग के लिए प्रोत्साहित करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप ये कहोगे कि मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हूँ, मुझे प्रकृति ने स्वतंत्रता प्रदान करी है, तो आपके ऊपर तो सरकार के जो कानून होंगे वो काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हो ना। और जब व्यक्ति प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करेगा तो उसकी जो डिमांड है वो निरंकुश रहेगी, यानी कि उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब तो ये है ना कि आपके ऊपर उचित उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। सरकार देश की रक्षा के नाम पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। इवन समाज की सुरक्षा के नाम पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए। आप स्वतंत्र हो तो आपको दूसरे की स्वतंत्रता का भी पालन करना चाहिए। लेकिन जब आप प्राकृतिक अधिकारों की मांग करते हो ना, तो उसमें सारी कंडीशन खत्म हो जाती हैं। तो एडमंड बर्क इसलिए कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति को निरंकुश बना देते हैं और उसकी इच्छाओं पर कोई अंकुश नहीं होता। बर्क कहता है कि अधिकार केवल परंपरा, अनुभव और सामाजिक व्यवस्था द्वारा परिभाषित होने चाहिए। यानी कि बर्क ये कह रहा है कि अधिकार ना किसी भी प्राकृतिक संस्था द्वारा नहीं मिलते हैं, बल्कि ये तो परंपराओं और अनुभव से मिलते हैं, जो कि किसी व्यक्ति को उस राज्य द्वारा दी जाती है। सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो परिभाषित करती है कि कितने अधिकार किस व्यक्ति को कितनी मात्रा में मिलने चाहिए। इसके अलावा वो ये कहता है जो ह्यूमन राइट्स हैं वो ऐतिहासिकता के आधार पर होने चाहिए, यानी कि हर एक समाज का अध्ययन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोगों को किस किस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, यानी कि काल्पनिक प्रकृति के अधिकार पर किसी को भी अधिकार दे दो। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे एडमंड बर्क
तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, आप बता देना कि एडमंड बर्क जो है उसका संबंध किससे है, इंग्लैंड से है। सेकंड वन, उसके टाइम पर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और वो इस रेवोल्यूशन का, इस क्रांति का बहुत बड़ा विरोधी था। उसने अपनी एक किताब लिखी रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जिसमें वो कह रहा है कि नेचुरल राइट्स जैसी ना चीज़ें होती नहीं है, अगर होती भी तो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार है समाज को अस्थिर कर देते हैं। ये सिर्फ परंपरा, अनुभव और सामाजिक व्यवस्था द्वारा होने चाहिए, किसी भी कल्पना के आधार पर नहीं होने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की आलोचना कैसे की है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी मैंने आपको बताया ही था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी ये कहती है कि समाज में जो राज्य का उद्भव हुआ है वो व्यक्तियों ने मिलकर किया है, और इसलिए किया है कि राज्य जो है हमारी सुरक्षा करेगा और हमारी स्वतंत्रता बनी रहेगी। लेकिन बर्क कह रहा है कि ये अवास्तविक है, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाज को एक कृत्रिम संरचना के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि बर्क ये कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति किसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नहीं हुई है। यहाँ पर वो राज्य को थोड़ी पावर देना चाहता है। वो ये कहता है राज्य की जो उत्पत्ति हुई है एक विकसित, प्राचीन और धीमे परिवर्तन वाले से हुई है। यानी कि एडमंड बर्क ये कहना चाहता है कि अगर राज्य में कोई भी परिवर्तन आप लेकर आ रहे हो तो क्रांतिकारी तरीके से नहीं आना चाहिए, बल्कि परिवर्तन धीरे धीरे होने चाहिए। एक साथ परिवर्तन जो होते हैं वो किसी भी देश को पीछे ले जाते हैं, ऐसा एडमंड बर्क कह रहा है। वो कह रहा है कि ज्ञान जो है वो समाज और सरकार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चलने वाली परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित होते हैं। इसे किसी भी विवादास्पद और क्रांतिकारी तरीके से बदलना उचित नहीं है। यानी कि बर्क ये कहना चाह रहा है कि किसी भी देश में बहुत लंबे समय से परंपराएं चलती हैं, नियम चलते हैं, रूल और रेगुलेशन चलते हैं, और आप उसे एक क्रांति से बदलना चाहते हो तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसा ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ था, लुइस ओलिया का पूरा जो शासनकाल है वो खत्म कर दिया गया, राजशाही खत्म कर दी गई और एक नई तरीके से शासन व्यवस्था शुरू करी। तो एडमंड बर्क इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें जो हजारों हजारों साल से चलती आ रही हैं उसे आप एक क्रांति के माध्यम से बदल दो। बर्क ने क्रांति और सामाजिक अनुबंध को समाज की स्थिरता, नैतिकता और परंपराओं के लिए खतरा माना है। उसका कहना था कि जो ऐसे विचार है वो समाज को तोड़ते हैं। तो उसकी आलोचना की जो समरी है वो ये है कि बर्क कुल मिलाकर ये कह रहा है कि जो अधिकार होते हैं, जो समाज होते हैं, ये सिद्धांत के हिसाब से नहीं होने चाहिए, बल्कि व्यवहारिकता के आधार पर होने चाहिए। उन्होंने कहा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुई है, ये अराजकता का प्रतीक है, जहाँ पर व्यक्तियों ने शासन कला को मानने से मना कर दिया और एक क्रांति के माध्यम से पूरी की पूरी सिद्धांतों को पलट दिया। और जो सिद्धांत उन्होंने मांगे उन्हें वो जब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उनकी वो डिमांड है वो आदर्शवादी है। और बात ये बिल्कुल सही भी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों की जो डिमांड थी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वो उन्हें मिल ही नहीं पाई अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन का इतिहास पढ़ोगे। तो एडमंड बर्क यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि ये सब बातें क्या हैं, जोश में क्रांतिकारी विचारों में ठीक लगती हैं, आदर्शवादी ठीक लगती हैं, बट रियलिस्टिक अप्रोच से इसका कोई लेना देना नहीं है। निष्कर्ष ये है कि बर्क की आलोचना उन विचारों पर है जो समाज को तुरंत के तुरंत सुधारने की कोशिश करती हैं। वो ये कह रहा है कि समाज को नैतिकता, सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। उसकी विचारधारा ये सिखाती है कि कोई भी परिवर्तन एकदम से नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवर्तन के लिए धीरे धीरे और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर एडमंड बर्क का ये क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को कर दोगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ये है कि खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता ही मानव प्रकृति की आवश्यकता है। यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के इस कथन को आपको जांच करनी है, इस कथन का परीक्षण करना है कि इंसान के पास अगर खाना और कपड़ा हो तभी मनुष्य को स्वतंत्रता चाहिए, अदरवाइज मनुष्य को स्वतंत्रता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति खाने और कपड़े पर ही ध्यान देता है। तो खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है। तो देखिए, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कह रहा है कि जब व्यक्ति की बेसिक नीड की पूर्ति हो जाती है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कह रहा है कि खाना और कपड़ा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी मनुष्य की स्वतंत्रता का महत्व समझ में आता है। यानी कोई बंदा भूखा हो, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, और आप उसे कहो तू स्वतंत्र है, तो उसके लिए इस स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं रखता। तो जब व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, यदि कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो उसके लिए स्वतंत्रता, उसके जीवन में कोई भी प्राथमिकता नहीं होगी। ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति से कहोगे कि तू हमारा गुलाम है, बदले में हम तुझे खाना कपड़ा देंगे, तो आपका गुलाम बन जाएगा। तो इस विचार से ये पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक समानता स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी है। यानी कि आप व्यक्ति को सिर्फ स्वतंत्र कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें आर्थिक समानता नहीं ला रहे हो, समाज में समानता नहीं ला रहे हो, तो फिर उस स्वतंत्रता का कोई लेना देना नहीं है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो ये कथन है कि भाई खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता ही मनुष्य की प्राइमरी नीड है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है।
जॉन स्टुअर्ट मिल ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता का महत्व है, क्योंकि यदि व्यक्ति के खाने के पास उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, मनुष्य के आर्थिक असमानता है। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहना चाह रहा है कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, और आर्थिक असमानता इस तरीके से समाज में है। तो और उसमें आप अगर सबको स्वतंत्रता दे भी दोगे तो भी जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी स्वतंत्रता का लाभ नहीं उठा पाएगा। इसीलिए आर्थिक और सामाजिक समानता अगर आप स्थापित करोगे तभी स्वतंत्रता प्रभावी रूप से लागू होगी। अगर आर्थिक असमानता होगी तो उस स्वतंत्रता का कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा, वो इस स्टेटमेंट से बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता का ह्यूमन बिहेवियर से बहुत तगड़ा रिलेशन है। मिल इस कथन पर जोर देता है कि स्वतंत्रता मानव प्रकृति का हिस्सा है। जब व्यक्ति की बेसिक नीड पूरी हो जाती है तब व्यक्ति विचारों की स्वतंत्रता मांगता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मांगता है, और डिसीजन मेकिंग पावर मांगता है। ये स्वतंत्रता उसे अपनी पहचान बनाने की बात करती है, अपनी प्रतिभा को विकसित करने की बात करती है, और समाज में फलने फूलने की क्षमता को बढ़ावा देने की बात करती है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखोगे मिल के इस स्टेटमेंट को, तो मिल जो है स्वतंत्रता की आवश्यकता केवल इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं कह रहा, व्यक्तिगत स्तर पर ही बात नहीं कर रहा, बल्कि वो कह रहा है कि समाज के लिए भी स्वतंत्रता जरूरी है और राज्य के लिए भी स्वतंत्रता जरूरी है। मिल का मानना है कि स्वतंत्रता के बिना मानव समाज का विकास ही नहीं हो सकता। उसने अपनी स्वतंत्रता के सिद्धांत में ये कहा है कि व्यक्ति को अपनी सोच के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अपने काम को करने के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। तो खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता नागरिकों को अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति देती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है स्वतंत्रता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन ये तभी प्रभावित होती है जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाए। जब तक व्यक्ति की बेसिक नीड नहीं पूरी होंगी जब तक उसके लिए स्वतंत्रता का कोई मायना नहीं रखती। सिंपल सी बात है, जब एक व्यक्ति का पेट भरा होता है तभी वो बाकी सारी डिमांड्स करता है, अदरवाइज उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख पर होता है। अगला क्वेश्चन है, टॉकविल के कथन निरंकुशता बिना धर्म के शासन कर सकती है, स्वतंत्रता नहीं। यानी कि टॉकविल की एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि जो निरंकुशता होती है ये बिना धर्म के शासन कर सकती है, लेकिन स्वतंत्रता बिना धर्म के शासन नहीं कर सकती। तो इस स्टेटमेंट का क्या ही मतलब है? तो देखो, निरंकुशता का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई लिमिटेशंस ना हो। निरंकुशता जो होती है ये अत्याचारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या निरंकुशता बिना धर्म के शासन कर सकती है? तो बिल्कुल सही बात है। जो निरंकुश राजा होगा उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, वो अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगा, वो सिर्फ अपने सुख की बात करेगा, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं होगा। तो डी टॉकविल का एक प्रसिद्ध कथन है कि निरंकुशता बिना धर्म के शासन कर सकती है, स्वतंत्रता नहीं। तो ऐसे में वो राजनीतिक व्यवस्था और धर्म के बीच में संबंध बताना चाहता है इस स्टेटमेंट के माध्यम से, और इसका परीक्षण हम इस तरीके से कर सकते हैं। टॉकविल ये कह रहा है निरंकुशता एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां शक्ति का पूरा नियंत्रण एक व्यक्ति या एक समूह के पास होता है। यानी कि टॉकविल ये कह रहा है कि जब एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर शासन करता है और सारी की सारी अथॉरिटी उनके पास होती है, सारी डिसीजन मेकर पावर जो है उनके पास होती है, सही गलत के बारे में विरोध करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होता, तो ऐसी निरंकुशता को धर्म की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि धर्म तो नैतिकता सिखाता है, धर्म तो सही और गलत के बीच में अंतर सिखाता है। लेकिन जो निरंकुशता होती है उसे सही और गलत से कोई लेना देना नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें शासन और लोगों की इच्छा को दबा सकता है ये। तो जो निरंकुश शासन होता है वो लोगों की इच्छा को दबा सकता है, वो लोगों की नैतिकता को दबा सकता है। यहाँ पर न्याय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और ऐसे में निरंकुशता में शासन करने के लिए नैतिकता और न्याय आवश्यक नहीं माना जाता। बस ये माना जाता है कि शासन चलना चाहिए और देश आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जैसे आप तानाशाही कह रहे हो, तो तानाशाही को धर्म की जरूरत नहीं है। तानाशाही धर्म के हिसाब से नहीं हो सकती, इसमें नैतिकता नहीं होती, इसमें न्याय नहीं होता। ये तो एक शासन प्रणाली होती है जहाँ पर एक व्यक्ति पूरी की पूरी तरीके से पूरी अथॉरिटी पर अपना कब्जा कर लेता है, या कुछ लोगों का समूह जो होता है उसके पास सारी पावर होती है। तो टॉकविल ये कहना चाहता है निरंकुशता को धर्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म तो न्याय मांगता है, धर्म तो समानता मानता है, धर्म तो नैतिकता मानता है, धर्म तो अच्छे और बुरे के सिद्धांतों पर चलता है। लेकिन निरंकुशता की प्रणाली न्याय को नहीं मानती, सामाजिक समानता को नहीं मानती, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ावा देने की बात करती है। तो निरंकुश शासक जनता को नियंत्रित करने के लिए बल और डर का उपयोग करते हैं। वो लोगों को बल के माध्यम से डराते हैं। वो धर्म को अनिवार्य नहीं मानते, बल्कि शासक केवल इसे सत्ता को बनाए रखने का एक क्या मानते हैं, टूल मानते हैं, उपकरण मानते हैं। आगे टॉकविल स्वतंत्रता और धर्म के बीच में संबंध बता रहा है। टॉकविल कह रहा है स्वतंत्रता व्यक्तिगत अधिकारों और विचारों की जिम्मेदारी देती है और धर्म की उपस्थिति पर आधारित होती है। धर्म स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि धर्म समाज में जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। हर एक व्यक्ति की अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होती है।
ऐसा धर्म सिखाता है। और हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है तो समाज में न्याय होगा। तो ऐसे में जो धर्म है वो समाज में नैतिकता की स्थापना कर रहा है, जिम्मेदारी की स्थापना कर रहा है। जो स्वतंत्रता है इसको अराजकता में बदलने से बचाने के लिए एक नैतिक ढांचे की आवश्यकता होती है जो धर्म प्रदान करता है। यानी कि अगर आप समाज को अराजकता से बचाना चाहते हो, लड़ाई झगड़े संघर्ष दंगे फसाद से बचाना चाहते हो, तो उसके लिए जो नैतिकता प्रदान करेगा वो सिर्फ और सिर्फ धर्म ही प्रदान करेगा। धर्म लोगों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है, और ये एक स्वतंत्र समाज में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण क्या बता रहा है वो, तो टॉकविल ने अमेरिका में लोकतंत्र का अध्ययन करते हुए देखा कि वहाँ की स्वतंत्रता धर्म पर आधारित है। यानी कि टॉकविल जो है वो अमेरिका की स्वतंत्रता प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। वो ये चाहता था एक लोकतांत्रिक समाज में जो धर्म है वो नागरिकों के बीच में कर्तव्यों की भावना को पैदा करता है, और जब हर एक व्यक्ति कर्तव्यों को निभाते हैं तो देश अपने आप आगे बढ़ता है। ये स्वतंत्रता को अनुशासित करता है और सोशल जस्टिस को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन वहीं अगर स्वतंत्रता धर्म से रहित हो, यानी कि स्वतंत्रता में धर्म ना हो, तो व्यक्ति अराजकता को जन्म दे सकता है, जिससे समाज अस्थिर हो सकता है। कुल मिलाकर बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि टॉकविल ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना होनी चाहिए, और यहाँ धर्म का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को फॉलो करेगा, क्योंकि धर्म नैतिकता सिखाती है, धर्म बताता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो तानाशाही प्ररूप होता है, जहाँ अराजकता जैसी स्थिति हो जाती है, जहाँ व्यक्ति अपने स्वार्थी हित को बढ़ावा देता है, वहाँ पर समाज अस्थिर हो जाता है। टॉकविल के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, तो टॉकविल के सिद्धांत की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि आधुनिक समय में धर्म के बिना भी स्वतंत्रता स्थापित हो सकती है। क्योंकि आज के समय में जो देश है उसके पास धर्म का विकल्प है कानून, शिक्षा और नैतिकता। यानी कि आज बड़े पैमाने पर लोगों को कानून का अध्ययन करके उनकी नैतिकता को बढ़ावा दिया जा सकता है, शिक्षा को बढ़ावा देकर उनके कर्तव्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। धर्म पर ज़रूरत से अधिक निर्भरता सांप्रदायिक मुद्दों को जन्म देती है और दंगे फसाद को बढ़ावा देती है। इसीलिए टॉकविल के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि टॉकविल स्वतंत्रता और धर्म के बीच में संबंध को सही से समझाना चाहता है। वो ये कहता है कि स्वतंत्रता को स्थिर और सामाजिक रूप से जिम्मेदारी बनाए रखने के लिए धर्म की जरूरत होती है। धर्म के स्थान पर आधुनिक नैतिकता और कानून भी स्वतंत्रता को ऐसे आधार प्रदान करने में सक्षम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर टॉकविल का ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि धर्म के जो सिद्धांत है अगर वो राजनीति में समावेश कर दिए जाएँ तो ही राजनीति सही प्रकार से चल सकती है, अदरवाइज राजनीति जो है वो अराजक रूप में हो जाएगी और हर तरफ संघर्ष देखने को मिलेंगे। जेरेमी बेंथम का नाम आपने सुना ही होगा, बहुत बड़े राजनीतिक विचारक हैं। इनके राजनीतिक चिंतन के आपको मूल लक्षण बताने हैं कि जेरेमी बेंथम ने अपने चिंतन में क्या क्या दिया था। तो जब जब आप जेरेमी बेंथम का नाम सुनते हो तब तक आपके सामने एक सिद्धांत आता है और वो सिद्धांत है उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है जेरेमी बेंथम ने दिया है। जेरेमी बेंथम को आधुनिक उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। उनके राजनीतिक चिंतन ने शासन, कानून और सार्वजनिक नीति पर गहरा प्रभाव डाला है। यानी कि जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया है उसका प्रभाव शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है, कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है और पब्लिक पॉलिसी पर भी पड़ता है। देखो, उपयोगितावाद का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कार्य ऐसा करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख प्रदान हो। अगर थोड़े बहुत लोगों को दुख भी मिले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। जेरेमी बेंथम ये कहता है कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो 100% लोगों को सेटिस्फाई कर सके। तो ऐसे में वो कार्य करने चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। यही सिद्धांत उपयोगितावाद का सिद्धांत है। यानी कि जब भी आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य कितने ज़्यादा लोगों को संतुष्टि प्रदान करेगा, मेन क्वेश्चन यही है उपयोगितावाद का। तो आधुनिक उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? जेरेमी बेंथम को। उनका जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है ये व्यक्ति को तो प्रभावित करता ही करता है बल्कि शासन, कानून और सार्वजनिक नीति पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि सरकार जब भी कोई पब्लिक पॉलिसी बनाती है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा लोगों को सुख मिले। यानी कि अगर 100 करोड़ की जनता है और अगर सरकार के किसी काम से 60 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है तो सरकार को वो काम कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार का कोई काम कभी भी 100 के 100 करोड़ लोगों को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। तो अगर 60% लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे वो आगे कर देना चाहिए। इसी मेजोरिटी की थ्योरी भी बोलते हैं और इसी उपयोगितावाद की थ्योरी भी कहते हैं। तो बेंथम का सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य हो या हमारी कोई भी नीति हो या कोई भी कानून हो, इसे अधिकतम सुख उत्पन्न करना चाहिए। उनके सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं सुख और दुख। बेंथम कहते हैं कि मनुष्य की जितनी भी क्रियाएं हैं वो दो चीज़ों के आसपास चलती हैं, या तो वो सुख को बढ़ाती हैं या दुख को कम करती हैं, या फिर दुख को बढ़ाती हैं और सुख को कम करती हैं। तो मनुष्य के ऐसे कार्य जो सिर्फ सुख को बढ़ाएं और दुख को कम करें वो सारे उपयोगी कार्य होते हैं। मनुष्य को वो बिना रोक टोक के कर देने चाहिए। बेंथम ने एक किताब लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इसके पहले चैप्टर में उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को दो
स्वामियों के अधीन रखा है, यानी कि हम जितने भी लोग हैं हमारे सिर्फ दो ही स्वामी हैं, एक दुख और एक सुख। ये हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और यही तय करते हैं कि हम क्या करेंगे। जिस कार्य में हमें ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी वही कार्य हम करना चाहेंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो भी कार्य होते हैं वो दो ही चीज़ों के आसपास होते हैं, एक दुख और एक सुख। और यही हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और यही तय भी करते हैं कि हम क्या करेंगे। उचित और अनुचित कार्यों का जो प्रभाव है ये उनके ही हाथ में है, यानी कि हम उचित कार्य करेंगे या अनुचित कार्य करेंगे ये हमारे सोचने के तरीके पर है कि हम सुख को बढ़ावा देना चाहते हैं या दुख को। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, इन सब का नियंत्रण इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर है, दुख पर और सुख पर। मनुष्य उनके इस नियंत्रण की अनदेखी भले ही कर ले, यानी कि हम यह सोचें कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं है सुख और दुख के बारे में, लेकिन रियल में यही है कि हम सुख और दुख के अधीन ही रहते हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत इस अधीनता को मानता है कि हर एक व्यक्ति सुख और दुख के अधीन ही रहता है। तो ऐसे में मनुष्य को वही कार्य करने चाहिए जिससे सुख की इमारत मनुष्य खड़ी कर सके। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत यही कह रहा है कि कई बार हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन आती है डिसीजन लेते वक्त कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उस समय बस आप ये देखो कि इन दोनों काम में से ज़्यादा काम किस काम से ज़्यादा सुख मिल रहा है। जिस काम में सुख की मात्रा ज़्यादा हो आप वो काम ज़्यादा करो। अब देखो मूल्यांकन का मानदंड, उन्होंने कहा कि प्रत्येक कानून या नीति को, यानी कि मूल्यांकन कैसे किया जाए किसी नीति का, यानी कि सरकार जब कोई नीति बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो आप उसका मूल्यांकन कैसे करोगे वो नीति और कानून सही है या गलत है। क्योंकि कोई भी कानून पूरी तरीके से सही नहीं होगा, कोई भी कानून पूरी तरीके से गलत नहीं होगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा वो कानून कितने % लोगों को प्रॉफिट पहुंचा रहा है। अगर वो कानून 60% लोगों को प्रॉफिट पहुंचा रहा है तो वो कानून सही है भाई, उसे मान लो, क्योंकि 100% लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते डेमोक्रेसी में खास तौर पर। तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक कानून या नीति को उसके परिणामों के आधार पर रखना चाहिए, यानी कि कोई भी पॉलिसी आए तो पहले उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर देखो उसका परिणाम क्या होगा। क्या उसका उद्देश्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख हो रहा है तो वो पॉलिसी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी से उपयोगितावाद को जोड़ दिया है। सार्वजनिक नीति और कानून का उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, तो बैंथम ने तर्क दिया है कोई भी कानून बनाओ, कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाओ, उसका उद्देश्य जनता के कल्याण को सुनिश्चित करना होना चाहिए। उनका मानना है कि कानून ऐसे होने चाहिए जो समाज में दुख को कम करें। बैंथम कहते हैं कि दंड प्रणाली के लिए जरूरी है कि वो समाज में सुधार करने के लिए हो, गरीबों की सहायता करने के लिए हो, शिक्षा जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए हो। उन्होंने व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है। तो बैंथम का जो चिंतन है वो इंडिविजुअलिज्म यानी कि व्यक्तिवाद पर आधारित है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, तो ये सामूहिक कल्याण होता है। उनका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता तब स्वीकार है जब वो समाज के अन्य लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज के अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा रही है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेना चाहिए। अर्थशास्त्र और प्रशासन में सुधार, बैंथम ने यह कहा कि प्रशासन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको परिणामवादी दृष्टिकोण का समर्थन करना पड़ेगा। परिणामवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि कार्य करके उसके परिणामों की जांच कर लेनी चाहिए। तो सरकारी नीतियों को जनता के लिए उपयोगी बनाना चाहिए, प्रशासनिक ढांचे को सरल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और जनता के लाभ के अनुरूप होना चाहिए। बैंथम ने दंड और न्याय के क्षेत्र में उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। उनका ये मानना था कि समाज में अपराध को रोकने के लिए दंड नीति यानी कानून लागू किए जाते हैं ताकि अपराधियों को सुधार पर केंद्रित किया जा सके, ना कि अपराधी से बदला लिया जा सके। बैंथम का राजनीतिक चिंतन हमेशा सुधारवादी रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी चीज़ें चेंज कर दो, वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसमें सुधार कर दो। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए नीतियाँ बनाने की बात की है और असमानता को कम करने पर भी समर्थन किया है। उनके विचार लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स और वोटिंग राइट्स जो हैं लोगों के, उन मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं। बैंथम की जो नीति है उसका प्रभाव और आलोचना क्या है, तो बैंथम का राजनीतिक चिंतन तर्कसंगत है, परिणामोन्मुख है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। हालांकि उसकी आलोचनाएं होती हैं। आलोचना ये है कि आप कैसे कह सकते हो किस काम से ज़्यादा सुख मिलेगा, किस काम से ज़्यादा दुख मिलेगा, यानी कि सुख को मापने की कोई मशीन तो है नहीं, तो सुख की क्वांटिटी मापना बहुत कठिन है। ये व्यक्तिवरक हो सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से सुख का मापन हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए अलग तरीके से, तो इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है, आलोचना की जाती है। दूसरी बात यह है कि बैंथम का जो सिद्धांत है वो अल्पसंख्यक की उपेक्षा करता है, यानी कि जिनकी संख्या कम है, क्योंकि जब हम कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, तो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ गए, उनके अधिकारों को ये नज़रअंदाज कर देता है, इसलिए भी इनके इस सिद्धांत को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जेरेमी बैंथम का जो राजनीतिक चिंतन है इसका आधार उपयोगितावाद है। कानून, प्रशासन, न्याय और सामाजिक सुधार, लोक कल्याण में इसको प्राथमिकता दी गई है।
और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इनका जो ये चिंतन है वो महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर क्वेश्चन आया जेरेमी बेंथम का उपयोगिता सिद्धांत बताओ, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी वे में कर दोगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हीगेल के राजनीतिक समाज पर एक लेख लिखिए। तो हीगेल ने किस प्रकार के राजनीतिक समाज की कल्पना की थी, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल की बात करोगे तो जर्मन दर्शन शास्त्र के प्रमुख विचारकों में से ये एक हैं, जिनका राजनीतिक चिंतन उनके दर्शन की पूर्णता और देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हीगल के राजनीतिक समाज पर जो विचार हैं वो तत्वमीमांसा और एथिक्स से बहुत जुड़े हुए हैं। उनका दृष्टिकोण राज्य, स्वतंत्रता और समाज के आसपास जो है वो घूमता है। उनके हिसाब से राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए स्टेट का। तो हीगल ये कह रहा है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है तो उसे राज्य के नियंत्रण में आ जाना चाहिए, क्योंकि राज्य ही जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। उनके अनुसार जो सरकार है यानी कि राज्य है वो केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि ये नैतिकता का एक रूप है। व्यक्ति अपनी सच्ची स्वतंत्रता का जो उपभोग है वो राज्य के नियंत्रण में रहकर ही कर सकता है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता तभी वास्तविक हो सकती है जब व्यक्ति राज्य के भीतर अपने कर्तव्यों और अधिकारों को पहचान सके। अगर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और अपने अधिकारों को नहीं पहचान रहा है तो स्वतंत्रता का ढोंग कर रहा है। हीगल ये कहते हैं कि राज्य नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का साकार है, जहां व्यक्तिगत इच्छाएं समाज में योगदान करती हैं। उन्होंने कहा है राज्य आत्मा की बाहरी अभिव्यक्ति है, यानी कुल मिलाकर जो हीगल है वो राज्य का स्वरूप ये चाह रहा है कि सारे व्यक्ति राज्य के नियंत्रण में रहे और मेन पावर जो है वो राज्य के पास ही रहे। समाज और राज्य के संबंध की बात करें तो हीगल समाज और राज्य को अलग अलग लेकिन आपस में जुड़ा हुआ भी मानता है। हीगल ये कहता है समाज और राज्य दोनों अलग अलग भी हैं लेकिन वो आपस में जुड़े हुए भी हैं। एक समाज होगा नैतिक समाज। नैतिक समाज वो होगा जो अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को करेगा, लेकिन जो नागरिक समाज होगा वो राष्ट्र राज्य के द्वारा नियंत्रित होगा। यानी कि एक अच्छा समाज वो समाज हो सकता है जहाँ हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों और साथ ही साथ राष्ट्र राज्य द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सके, ताकि व्यक्तिगत स्वार्थों को सामूहिक कल्याण में बदल जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रत्येक व्यक्ति विकास करेगा अपना, प्रत्येक व्यक्ति के स्वार्थ पूरे होंगे तो अपने आप समाज का कल्याण हो ही जाएगा। हीगल राज्य की सर्वोच्चता को बढ़ावा देना चाहता है। राज्य का कर्तव्य यह है कि वह समाज को नैतिक रूप से उन्नत बनाए और सभी वर्गों में सामंजस्य पैदा करे। तो सभी लोगों को तालमेल बिठाने के लिए सरकार की जरूरत है। तो सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाल रहा है कौन? हीगल। कुल मिलाकर राज्य की सर्वोच्चता की बात कर रहा है ये। स्वतंत्रता के बारे में हीगल क्या कह रहा है? तो हीगल स्वतंत्रता की बात ये कह रहा है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वायत्तता सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मा की प्रगतिशील अभिव्यक्ति के रूप में वो देख रहा है। वो कह रहा है कि आत्मा की स्वतंत्रता जब ही हो सकती है जब व्यक्ति समाज और राज्य के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाए, यानी कि व्यक्ति ऐसे कोई भी कार्य ना करे जो राज्य के विरोध में हो। अगर व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है जो राज्य के विरोध में है तो फिर उसकी स्वतंत्रता छीन लेनी चाहिए। तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पालन जब ही कर सकता है जब वो समाज और राज्य के बीच में तालमेल स्थापित कर सके। वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करे जिससे सामूहिक कल्याण हो। संघर्ष और विकास का जो सिद्धांत है, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई इसका हीगल का, कि डायलेक्टिकल प्रोसेस क्या है। तो हीगल का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है डायलेक्टिक्स, इसमें उसने राजनीतिक चिंतन में उसने लागू किया है, जहाँ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की बात करी है। उसके अनुसार राजनीतिक समाज का जो विकास है वो संघर्षों के माध्यम से होता है। समाज में जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं थीसिस, समस्याओं का जो विरोध होता है वो होती है एंटीथीसिस, और जो उसका समाधान होता है वो होती है सिंथेसिस। और इसी के माध्यम से समाज और राज्य का विकास होता है। यानी कि किसी भी राज्य में सबसे पहले समस्या आती है, फिर उसकी समस्या का विरोध किया जाता है और फिर उस समस्या का समाधान होता है। तो इस प्रकार से जो राज्य है वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के साइकिल पे चलता है, जहाँ थीसिस का मतलब होता है समस्या, एंटीथीसिस का मतलब होता है समस्या का विरोध और सिंथेसिस का मतलब होता है समाधान। और इस प्रकार से समाज आगे बढ़ता जाता है और राज्य का विकास भी होता है। हीगल का आधुनिक राज्य से क्या संबंध है? तो हीगल ने आधुनिक राज्य को एक संवैधानिक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया है, जहाँ जो पूरा का पूरा राज्य है वो संवैधानिक नियमों और कानूनों के अंडर में चलेगा। उन्होंने कहा है कि संविधान जो है वो राज्य के नैतिक सिद्धांतों का प्रतीक है। हीगल के अनुसार राज्य को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों और समाज के बीच में तालमेल स्थापित करना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जिस प्रकार की होती हैं। वर्ग संघर्ष की बात करें तो वर्ग संघर्ष को सकारात्मक रूप में देखता है हीगल। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है क्लास कन्फ्लिक्ट, जिसमें बड़े पैमाने पर अमीर गरीब या उच्च लोग निम्न लोगों के बीच में संघर्ष होता रहता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये संघर्ष जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि इन संघर्षों से समाज में सुधार होता है
क्योंकि जहाँ पर कमी होगी वहीं संघर्ष होगा, उस संघर्ष को पहचान कर समाज की संरचना में सुधार करना चाहिए। इससे हेगल यह बताना चाहता है कि हर वर्ग की राज्य में भूमिका होती है, डजेंट मैटर वो निम्न वर्ग है या उच्च वर्ग है। हेगल के सिद्धांत की आलोचना की जाती है भाई कई स्तर पर। हेगल के सिद्धांत की पहली आलोचना ये की जाती है कि हेगल ये कहता है कि राज्य की सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो अगर राज्य की सर्वोच्चता होगी तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को कैसे बढ़ावा दे पाएगा। तो जो उदारवादी हैं वो हेगल की आलोचना करते हैं कि राज्य जो है अगर उसके पास सारे अधिकार होंगे, राज्य की अगर सर्वोच्चता होगी तो राज्य तो निरंकुश हो जाएगा, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का जो उपभोग है, व्यक्ति के जो अधिकार हैं उसको तो राज्य दबा देगा ना। तो सरकार का अगर ज़्यादा इंटरफेयर होगा किसी भी मामले में तो व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं कर पाएगा, ऐसा इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा जो हेगल है ये व्यक्तिवाद को बढ़ावा नहीं देता, क्योंकि ये तो सरकार को बढ़ावा देना चाहता है, सारी की सारी पावर सरकार को देना चाहता है। ऐसे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद का यहाँ कोई भी स्थान नहीं है, व्यक्ति की इच्छाओं का महत्व कुछ नहीं है। ये नागरिक समाज पर सीमाएं लगाता है, क्योंकि नागरिक समाज का तो मतलब ये है ना कि व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन ये तो हर चीज़ में नैतिकता को लपेट रहा है। तो ऐसे में नागरिक समाज तो स्वतंत्रता चाहेगा, लोकतंत्र चाहेगा, व्यक्तिगत अधिकार बताएगा। और हेगल चाहता है कि हर एक चीज़ का उद्देश्य सिर्फ क्या हो, राज्य का विकास हो, देश का विकास हो। तो हेगल से मार्क्स तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन हेगल से जॉन लॉक प्रभावित नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इसकी ये थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस की जो पद्धति है, ये पद्धति बहुत उलझाऊ है, बहुत जटिल है, और इसका लेना देना कुछ भी रियलिटी से नहीं है, ऐसा इसके आलोचक कहते हैं। इसके अलावा राज्य और धर्म के बीच में संबंध, हेगल ने राज्य को नैतिकता का स्रोत माना है। धर्म और नैतिकता का राज्य पर इतना ज़्यादा प्रभाव होना व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर देगा। तो कुल मिलाकर आप इसको क्रिटिसाइज सिर्फ इसलिए करोगे कि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ सरकार की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहता है। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि हेगल का जो राजनीतिक समाज पर चिंतन है ये आदर्शवादी दृष्टिकोण है, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है। व्यवहार में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मानव की स्वतंत्रता, सामूहिक नैतिकता और राज्य की संरचना पर गहराई से विचार करता है। वो राज्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहता है। उनके विचारों ने आज के जो राज्य हैं, लोकतंत्र, कानूनी ढांचे को प्रभावित किया है। उनकी विचारधारा को अधिकारवादी विचारधारा के माध्यम से आलोचना मिलती है। हेगल का चिंतन इस बात पर जोर देता है कि राज्य केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ाने का एक मशीन है, और इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को जी सकता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर हेगल का ये क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। इस पीडीएफ का ये अंतिम क्वेश्चन है कि मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत बताओ। तो देखो, मार्क्स की जो अलगाव की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ अलाइनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई। ये थ्योरी ये कहती है कि व्यक्ति जो है पूंजीवादी समाज के खिलाफ, देखो मार्क्स ने जितनी भी थ्योरी दी है वो पूंजीवाद के अगेंस्ट दी है। तो पूंजीवादी सिद्धांत में मार्क्स ये बताना चाह रहा है कि एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करना शुरू करता है या किसी भी कंपनी में काम करना शुरू करता है, और जब वो काम करता रहता है लगातार एक जैसा काम, तो उसका सबसे पहले जो अलगाव होता है वो खुद से होता है। फिर उसके बाद अलगाव उसका समाज से हो जाता है। फिर उसके बाद उसका जो अलगाव है वो उसके उत्पादन से हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य सामाजिक क्रियाओं से कट जाता है। अलगाव का मतलब होता है सामाजिक क्रियाओं से बिल्कुल अलग थलग हो जाना। तो कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत, अलगाव का सिद्धांत, ये कहता है कि जब पूंजीवादी प्रणाली अपने बिल्कुल चरम अवस्था पर होती है तो व्यक्ति सामाजिक क्षेत्रों से कट जाता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। आप ना अपने आसपास चीज़ों को एनालाइज करके देखना, जो व्यक्ति सुबह शाम तक एक एमएनसी में काम करता होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है बेचारा, जाते वक्त मेट्रो में भी लैपटॉप चलाता रहता है, छुट्टी हो जाती है वापसी में आते हुए लैपटॉप चलाता रहता है। उसे वो समाज के नियमों से कट जाता है। उसके माइंड में सिर्फ उसकी कंपनी और उसका पैसा होता है, और उसके बाद उसका किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता, उसके अंदर फीलिंग इमोशंस नहीं होती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कार्ल मार्क्स कह रहा है भाई, ठीक है। तो आपको अलगाव का सिद्धांत समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं इसे लिखना कैसे है। तो कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी, इसे थ्योरी ऑफ अलाइनेशन कहते हैं। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि पूंजीवादी समाज में, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, श्रमिक अपने काम से, अपने उत्पाद से, अपने समाज से और अपने स्वयं से धीरे धीरे करके अलग हो जाता है। यह सिद्धांत उनकी आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों 1844 में प्रस्तुत किया गया है। मार्क्स का ये विचार पूंजीवाद की आलोचना करता है और मजदूर वर्ग की स्थिति को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अलगाव का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। अलगाव का मतलब होता है व्यक्ति का जो नेचुरल स्टेट है, व्यक्ति की जो प्राकृतिक स्थिति है, और जो ह्यूमन एसेंस है यानी कि मानवीय सार है, उससे व्यक्ति अलग हो जाए। तो हर व्यक्ति के, हमारी क्या है, एक प्रकृति है जिसमें हमारा एक परिवार है, हमारा एक समाज है। हम अपने काम से खुश होते हैं, अपने प्रोडक्ट से खुश होते हैं, अपनी एक्टिविटी से खुश होते हैं, या फिर दुखी भी होते हैं। तो जब हमारे को इन सब चीज़ों से कोई भी फील ना हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो समझ लेना हम क्या हैं, अलगाव के सिद्धांत के अंडर में आ चुके हैं। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने श्रम के उत्पाद और प्रक्रिया से बिल्कुल पराया हो जाता है। ये अलगाव समाज के ढांचे में न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी दिखाई देता है। अलगाव के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है उत्पाद से अलगाव।
अलाइनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि यहाँ पर मजदूर जो काम कर रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, वह उसकी अपनी नहीं होती, वो इसे उपभोग नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करता है, धीरे धीरे करके उत्पाद से उसका अलगाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किताब में एक एग्जाम्पल लिखा है बड़ा मस्त कि एक दर्जी है, एक दर्जी जब शर्ट बनाता है तो उसे बहुत फीलिंग से बनाता है, क्योंकि उसे पता है जो उसका ग्राहक है उसे वो इस शर्ट को पहनेगा, तो इसलिए वो उसे अच्छे से अच्छा करने की सोचता है। और जब उसका ग्राहक उस शर्ट को पहनता है और उसका फीडबैक देता है कि बहुत अच्छी शर्ट बनी है, तो दर्जी खुश हो जाता है। लेकिन वहीं वो दर्जी अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है कपड़े बनाने की, तो वो लगातार एक जैसे पीस बहुत सारे सिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मार्केट में उस चीज़ का क्या फीडबैक है। क्यों? क्योंकि अब ना उसका सीधे सीधे उपभोक्ता से कोई संबंध नहीं है, जिसकी वजह से उसे पता है कि अब ये चीज़ मेरी है नहीं, तो ये चाहे चले ना चले मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मजदूर है वो जिस चीज़ को बना रहा है उसे पता है ये चीज़ मेरी नहीं है, ना मेरे यूज़ में आएगी, ना मुझे इसका कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, बस यही मैं ज़्यादा काम करूँगा मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार से जो मजदूर है वो अपने उत्पाद से उसका अलगाव हो जाता है, अब उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्पाद श्रमिक के बजाय पूंजीपति का होता है, उसे पता है जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मालिक का है और वो इसे लाभ कमाने के लिए बेच रहा है, इसमें व्यक्ति की संतुष्टि का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे में श्रमिक जो है उसकी जो क्रिएटिविटी है उसमें थोड़ी कमी आएगी और वो अपने काम से परायापन महसूस करेगा, क्योंकि उसे लगेगा मैं तो सिर्फ नौकरी कर रहा हूँ। तो पहले स्टेट में क्या होता है, पहले में होता है व्यक्ति अपने उत्पाद से अलगाव हो जाता है, यानी कि जो सामान वो बनाता है वो उससे अलग हो जाता है। फिर वो दूसरा उत्पादन प्रोसेस से भी अलग हो जाता है, अलाइनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ लेबर। श्रमिक उत्पादन प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण नहीं रखता, वो केवल मशीन की तरह लगातार काम करता रहता है, उसे कोई लेना देना नहीं है प्रोसेस से। उसके अंदर कोई भी नैतिक संतोष नहीं है, कोई भी सृजनात्मक खुशी नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम के बाद क्या है उसके पास थकावट, काम के बाद क्या है उसका उत्पीड़न। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के बाद मुझे एक संतुष्टि प्राप्त होगी, यार मैंने इतने क्वेश्चन आज समझाए, उसके बाद उस पर व्यू आएंगे, ठीक है, आप लोगों के कमेंट आएंगे, तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी, यार चलो यार मेरी चीज़ें जो हैं वो किसी के काम आ रही हैं। लेकिन अगर मैं यही किसी और के लिए काम कर रहा होता, कि मुझे किसी ने रख रखा होता कि भाई तुम्हें मैं 1000 रुपये दूंगा तो हमारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड करो, तो मैं काम के बाद ना थकावट महसूस करता, मुझे ऐसा लगता है यार मुझसे ज़्यादा काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन मेरा काम का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप डायरेक्ट मुझे ही अप्रिशिएट करोगे, या पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मुझे ब्लेम करोगे। तो दोनों ही परिस्थितियों में मुझे पता है कि मुझे ही चीज़ों को क्या करना है, हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, पूंजीवादी व्यवस्था में मैं इससे कट भी सकता हूँ। तो इसी प्रकार से कोई भी जो मजदूर है उसे अपने काम का नैतिक संतोष मिलता है, सृजनात्मक खुशी होती है, लेकिन जब वो पूंजीवादी व्यवस्था में काम करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मिलती क्या है, थकावट और उत्पीड़न। वह उत्पादन प्रक्रिया को अपने जीवन के उद्देश्य के बजाय मजबूरी में देखता है, और 99.99% जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के उद्देश्य के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मजबूरी के लिए कर रहे हैं। अब तीसरी स्टेज में मनुष्य खुद से अलगाव महसूस करता है, यानी कि पहली स्टेज में जो सामान बनाया उससे अलगाव, दूसरा उसे प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है कि उससे हमें खुशी मिलेगी या दुख मिलेगा। तीसरी बात यह है कि मनुष्य धीरे धीरे करके खुद से ही अलग हो जाएगा। श्रमिक अपने काम में अपनी मानवीय क्षमता को महसूस नहीं कर पाएगा। पूंजीवाद में श्रम केवल जीविका कमाने का साधन हो जाएगा, और ऐसे में व्यक्ति का जो सेल्फ सेंस है वो खत्म हो जाएगा। ये अलगाव श्रमिक को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो फीलिंगलेस हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा एक ना अच्छा खासा लड़का आदमी बन जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग है, इमोशंस है, अच्छे बुरे को सोच रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये बंदा क्या है, लड़का है। आदमी बनने का मतलब यह है कि अगर हम अपने फादर्स को देखें तो रोज़ लगातार क्या है, एक जैसे डेली प्रोसेस अपना रहे हैं, अगर वो नौकरी पेशे में हैं। अब उनके अंदर अपने लिए कोई फीलिंग इमोशंस नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें खुशी मिलेगी, वो कार्य इसलिए कर रहे हैं कि उनसे उनके बच्चों का पालन पोषण होगा। तो ऐसे में उनके अंदर आप देखोगे जितने भी आज मतलब मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, 99.99% जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, ये भावनात्मक रूप से बिल्कुल भी इसके अंदर भावना नहीं होती, इमोशंस लेस हो जाते हैं धीरे करके, और मनोवैज्ञानिक रूप से थके हुए होते हैं। उसका कारण है पूंजीवाद। तो अगर आप मार्क्स की थ्योरी को अप्लाई करोगे तो बहुत सही थ्योरी है, लेकिन इसका तोड़ आज तक नहीं आया कि भाई इससे निपटा कैसे जाए। और चौथे टाइम पर यानी कि व्यक्ति सबसे पहले अपने काम से अलगाव महसूस करेगा, प्रोडक्ट से अलगाव महसूस करेगा, खुद से अलगाव महसूस करेगा, और फिर वो समाज से कट जाएगा। अब उसे कोई लेना देना नहीं है समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं। श्रमिक सिर्फ अपने सहकर्मियों से प्रतिस्पर्धा करेगा, कंपटीशन करेगा, मैं इससे ज़्यादा काम करूँ, मैं इससे ज़्यादा काम करूँ, लेकिन उससे सामाजिक संबंध उसके बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अब उसके किसी से सामाजिक संबंध बनेंगे तो उसमें अपने आर्थिक दिख दिखेगा, वो ये देखेगा कि हमें पैसों का कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सामूहिकता खत्म हो जाएगी, आपसी सहयोग खत्म हो जाएगा, और व्यक्ति समाज से पूरी तरीके से कट जाएगा। जो पूंजीवाद और अलगाव का जो संबंध है, तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली एक प्रक्रिया है जिसमें श्रम को वस्तु माना जाता है,
कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर हो जाती है और श्रमिक का श्रम एक वस्तु बन जाता है जिसमें पूंजीवादी जो है अपना प्रॉफिट के रूप में उसे देखता है। ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती है। निष्कर्ष यह है कि मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत इस बात को उजागर करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों को उनके उत्पाद, काम और समाज से कैसे अलग कर देती है। यह आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह तो सामाजिक संबंधों का मुद्दा है, मनुष्य की ह्यूमैनिटी का मुद्दा है, मानवीय अस्तित्व का संकट है। इस सिद्धांत ने श्रमिक वर्ग के संघर्ष और समाजवादी सोच के विचार पर आदान प्रदान किया है। इसलिए मार्क्स जो है वो मजदूरों का भगवान माना जाता है भाई। और जो मार्क्सिस्ट हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मजदूर वर्ग को, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी रियलिटी पर बात करता है और बात बिल्कुल थोड़ी बहुत ही सही भी कह रहा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमारा आ गया तो हम डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को कर देंगे। देखो ये जो कोर्स है बहुत ही बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ वो क्वेश्चन आ ही जाएँ। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आते तो उनसे रिलेटेड ही आएंगे और हमारे पास जो थॉट पावर होगी तो हम उसके आधार पर भी आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।